नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। भारतीय राजनीतिक विचारकों के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक विज्ञान विषय के अंतर्गत बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए हम मानवेंद्र नाथ राय द्वारा प्रतिपादित उनके विचारों, उनकी विचारधाराओं, उनके द्वारा किए गए विभिन्न इस तरह के कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व जो भारत के लिए योगदान की दृष्टि से महान विचारक के रूप में उन्हें एक स्थान देते हैं। हम देखते हैं कि लोकतंत्र की धारणा बिंदु है, उसके बारे में एम एन रॉय क्या अपना वैचारिक दृष्टिकोण रखते थे या उन्होंने किस तरह से इसको व्याख्या के रूप में लिया। लोकतंत्र के बारे में उनकी मान्यता है कि लोकतंत्र के रूप में उस प्रणाली को वे परिभाषित करते हैं जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण किए बिना तथा उसकी नैतिक चेतना पर बाहरी प्रतिबंध आरोपित किए बिना ही उसके भौतिक कल्याण को सुनिश्चित किया जाए। राय मानते थे कि मनुष्य की नैतिक स्वतंत्रता की अक्षुण्णता के प्रति आग्रह तथा मनुष्य के भौतिक कल्याण के प्रति समर्पण लोकतांत्रिक शासन का मर्म है। अर्थात मनुष्य के भौतिक कल्याण की बात है, उसके प्रति समर्पण का भाव ही लोकतंत्र है। बहुत अच्छी परिभाषा इनके द्वारा ये अपने विचारों में निकाली गई है। राय इस पर बताते हैं कि लोकतंत्र की प्रचलित प्रणालियां वास्तविक लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप नहीं हैं। उनका मत था कि लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों के कार्य करने में सिद्धांत और व्यवहार के मध्य गंभीर असंगति बनी हुई है। सभी लोकतंत्र की बात करते हैं, फिर भी कहीं भी हमें जनता के द्वारा शासन के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते। 19वीं शताब्दी के लोकतंत्र के विषय में प्रतिपादित सैद्धांतिक विचारों और आदर्शों तथा आज विद्यमान सामाजिक स्वरूप के मध्य गंभीर असंगति दिखाई देती है। राय मानते थे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता लोकतंत्र के सिद्धांत का प्रथम बिंदु है, किंतु व्यवहार में आज प्रचलित लोकतांत्रिक प्रणालियों में इस आदर्श का सर्वाधिक ग्रहण होता है। राय ने लोकतंत्र की प्रचलित प्रणालियों की व्यवहार की दृष्टि से आलोचना नहीं की, अपितु उन्होंने रूसो जैसी राजनीतिक दार्शनिकों की आलोचना की, जिन्होंने शासन द्वारा जनता की इच्छा पर अपने संस्थागत नियंत्रणों के आरोपण को सैद्धांतिक सम्मति प्रदान की। उन्होंने आक्षेप लगाया कि रूसो ने सामान्य इच्छा के सिद्धांत के माध्यम से लोकतंत्र के सिद्धांत और व्यवहार के मध्य अंतर को पाटने का प्रयत्न किया, किंतु इस प्रयास में उन्होंने व्यक्ति की इच्छा और उसकी स्वतंत्र चेतना को शासन की निरंकुश इच्छा के पक्ष में बलि चढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि रूसो के दर्शन की असंगति उसकी इस मान्यता में निहित है कि लाखों लोगों की अपनी इच्छाएं हो सकती हैं, किंतु राष्ट्र की एक सामान्य इच्छा है जो कि राष्ट्र का निर्माण करने वाले सभी व्यक्तियों की इच्छाओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए, एम एन रॉय द्वारा जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में, पश्चिमी विचारों के परिप्रेक्ष्य में जो लोकतंत्र का स्वरूप देखा, उन्होंने उनकी आलोचनाएं भी की और उनको इस तरह का दृष्टिकोण या एक विजन देने का प्रयास किया कि आगे आने वाली पीढ़ियां जो लोकतंत्र का एक सही पारिभाषिक शब्दावली में या भावार्थ की दृष्टि में जो स्वरूप है, उसे हम मानव के सामने या जनता के सामने किस तरह से अवतरित करें कि वह लोकतंत्र वास्तविक तरीके से जनता के हाथों द्वारा संचालित किया गया, हम अनुभव के आधार पर उसे मानें या मान्यता प्रदान करें, प्रत्यक्ष रूप से उसको हम देखें, कहीं पर भी ऐसा महसूस न हो कि जनता के द्वारा शासन को अपने हाथों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह की बातें हम जब व्यवहारिक दृष्टिकोण में देखते हैं तो यह यथार्थ सत्य भी है कि जनता के नाम पर जो शासन प्रणालियाँ लोकतंत्र की अवधारणा को मान करके संचालित की जाती हैं, उनमें वास्तविक तरीके से शासन करने का तरीका है वह जनता के हाथों में कहीं भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। तो ये व्याख्या के तौर पर हम इसको एम एन रॉय के दर्शन के आधार पर इसको हम यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं।
अब हम देखते हैं संसदीय प्रजातंत्र की उन्होंने आलोचना किस तरह से की। राय संसदीय प्रजातंत्र के भी कटु आलोचक थे। उनके मत में संसदीय प्रजातंत्र वास्तव में प्रजातंत्र मानना असंगत है। वे मानते हैं पहले बिंदु के आधार पर संसदीय प्रजातंत्र में राजनीतिक प्रक्रिया में व्यक्ति की उपेक्षा की आलोचना। लोकतंत्र में सैद्धांतिक दृष्टि से शासन की शक्ति जनता में निहित होती है। राय का आक्षेप है कि संसदीय प्रजातंत्र में लोकतंत्र की सैद्धांतिक अपेक्षा का निर्वाह नहीं हो पाता। वे मानते हैं कि संसदीय प्रणालियों में व्यवहार में शासन की शक्ति जनता के हाथ से निकलकर कार्यपालिका के हाथों में केंद्रित हो जाती है और व्यक्ति राजनीतिक प्रक्रिया का मूक और असहाय दर्शक बनकर रह जाता है। ये लोकतंत्र का एक यथार्थ कटु सत्य है और यह सार्वलौकिक है, इसको हर कोई जानता भी है कि वास्तविक तौर से जनता के हाथ के द्वारा किया गया जो शासन पारिवारिक दृष्टिकोण से जो परिभाषा की दृष्टिकोण से माना जाता है, वह वास्तविक लोकतंत्र के पहलू पर हम देखते हैं तो वह पूरी सत्ता यहाँ तक सीमित रहती है कि जनता ने अपने नेतृत्वकर्ता को भविष्य के निर्माण के लिए आज वोट अपना दे दिया। वह वोट देना एकमात्र उसी दिन उसके हाथ के द्वारा दिया गया एक उसका कार्य है, लेकिन उसके बाद में वह जो शक्तियां हैं शासन करने की वो पूरी तरह से जिस तरह से कि जिस तरह से कि एम एन रॉय ने बताया है कि ये सारी शक्तियां व्यवहार में जब हम देखते हैं तो जनता के हाथ से निकल कर के कार्यपाल के हाथों में केंद्रित हो जाती हैं और व्यक्ति राजनीतिक प्रक्रिया का एक मूक दर्शक बन करके और ठगासा महसूस करता है। दूसरा बिंदु है जनता की शक्ति के जनप्रतिनिधियों के हाथों में प्रत्यायोजन की आलोचना, यानी सभी प्रणालियों के इस पक्ष की गंभीर आलोचना की, चाहे वह प्रतिनिधि शासन हो, प्रजातंत्र हो, संसदीय लोकतंत्र हो। जनता की संप्रभु शक्ति है प्रतिनिधियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है। उन्होंने कहा कि एक बार अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर लेने के पश्चात संसदीय प्रजातंत्र में जनता का प्रतिनिधियों के आचरण पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। व्यवहार में जनता अपनी समस्त शक्तियां प्रतिनिधियों के हाथों में समर्पित कर देती हैं और वे जनता के सेवक बने रहने की अपेक्षा शासक बन जाते हैं। राय ने आक्षेप लगाया कि संसदीय प्रणाली में विधि निर्माण, प्रशासन तथा नीति निर्णयों में जनता की कोई प्रभावी भागीदारी नहीं रह पाती। उन्होंने कहा कि संसद में प्रतिनिधि एकत्रित होते हैं, संसद सरकार का गठन करती है और संसद व सरकार दोनों धीरे धीरे सैद्धांतिक रूप से संप्रभु समझे जाने वाली जनता से दूर होते चले जाते हैं। रॉय के अनुसार संसदीय प्रजातंत्र जनता के लिए एक ऐसे शासन से अधिक कुछ नहीं है जिसमें कि जनता की सदैव उपेक्षा की जाती है और जनता की भूमिका 4 या 5 साल में एक बार प्रतिनिधियों के चुनाव में वोट देने तक सीमित होती है। जैसा कि मैंने अभी स्पष्ट किया था ऊपर के शब्दों में, वो बात यहाँ पर निकल के आई है कि चुनाव में वोट देने तक सीमित ही व्यक्ति का एक प्रत्यक्ष भागीदारी का स्वरूप है, वह देता। तीसरा है शक्तियों के केंद्रीकरण का विरोध। प्रजातंत्र में शक्तियों का कुछ लोगों के हाथ में केंद्रीकरण हो जाना। उन्होंने आक्षेप लगाया कि जनता की शक्तियां प्रतिनिधियों की संस्था संसद के हाथों में हस्तांतरित हो जाती हैं। संसद में बहुमत के आधार पर जो दल या गुट सत्ता में आता है, विधानमंडल की शक्तियां वस्तुतः उसके हाथों में केंद्रित हो जाती हैं। दलीय अनुशासन के कारण एक दल विशेष के विधायकों की शक्तियों भी मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका में केंद्रित हो जाती हैं। अंततः शासन की समस्त शक्ति प्रधानमंत्री कहे जाने वाले एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित हो जाती है। राय का आरोप है कि व्यवहार में संसदीय प्रजातंत्र एक व्यक्ति की निरंकुशता अथवा अधिक से अधिक संसद में बहुमत प्राप्त दल के नेतृत्व की निरंकुशता में परिवर्तित हो जाता है। अगला है संसदीय प्रजातंत्र में दल व्यवस्था की भूमिका की आलोचना। संसद में चुनाव दलीय आधार पर लड़े जाते हैं तथा संसद में बहुमत प्राप्त करने वाला दल एक ही दल सरकार बनाता है। इस प्रकार दल व्यवस्था संसदीय प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य है। रॉय आधुनिक प्रजातंत्र में दल व्यवस्था की कठोर आलोचक हैं। उनका आक्षेप है कि दल व्यवस्था ने वास्तव में प्रजातंत्र को विकृत किया है।
दलों का संगठन ही जनता को प्रभावी बनाने अथवा जनता की गरिमा व अधिकारों की रक्षा करने की अपेक्षा सत्ता पर कब्जा करने के उद्देश्य से प्रेरित होता है। अंतिम बिंदु है संसदीय प्रजातंत्र में जन कल्याण के हितों की उपेक्षा। संसदीय प्रजातंत्र वास्तव में धनाढ्यों संपन्न वर्गों के लोगों के हितों की पूर्ति करता है। उनके अनुसार साधन संपन्न लोग प्रतिनिधियों को अपने पक्ष में प्रभावित कर लेते हैं। उनके अतिरिक्त चुनावों में राजनीतिक दलों को पूंजीपतियों के आर्थिक समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार सत्ता में आने के पश्चात वे पूंजीपतियों के हितों के विरुद्ध कोई भी नीति बनाने में समर्थ नहीं हो पाते। रॉय के अनुसार संसदीय प्रजातंत्र पर पूंजीपतियों के प्रभाव का परिणाम होता है कि संसद और कार्यपालिका समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित करने के लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की अपेक्षा पूंजीपतियों के हितों की पूर्ति और समाज में यथास्थिति को बनाए रखने के माध्यम बन जाते हैं। रॉय मानते हैं कि आर्थिक समानता को सुनिश्चित किए बिना लोकतंत्र का कोई अर्थ ही नहीं है, अपितु यह एक धोखा है। आर्थिक समानता के बिना लोकतंत्र वास्तव में धनिकों का शासन है जो गरीबों का शोषण करते हैं। धन्यवाद।